Earlier we discussed the different early experiment like the Priestley's experiment, Jan Ingenhouse's experiment, then uh, साथ ही साथ हमने सी वैन नील्स इनका भी एक्सपेरिमेंट देखा जो क्लोरोबियम और क्रोमेशियम बैक्टीरिया में देखा। देन हिल्स रिएक्शन ये भी हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया है। अगला जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है दैट इज द रूबेन एंड कामिन। जैसे कि आपको पता है कि रॉबिन हिल्स एक्सपेरिमेंट it practically proved that oxygen is released after the photooxidation of the water। यानी ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो वाटर होता है, ये प्रैक्टिकली प्रूव करने वाले रॉबिन हिल थे। इसी को हम हिल्स रिएक्शन कहते हैं। अब उस रॉबिन हिल्स रिएक्शन को सपोर्ट देने वाले थे रूबेन एंड कामिन। रूबेन एंड कामिन इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, their experiments support the Robin Hill's reaction, that is the photolysis of water reaction, ionization of water reaction, या splitting of water reaction, या breaking of water reaction, या फिर simple भाषा में कहा जाए तो that is the light reaction। रुबेन एंड कामिन इन्होंने देखिए इन्होंने क्या किया, किस तरह से सपोर्ट किया हिल्स रिएक्शन को। they use, see here, this is the reaction, normal reaction of the photosynthesis. Here the normal water is used, okay? Then Rubin and Kamen, they use the heavy isotopes of oxygen containing water, that is the heavy water। इन्होंने heavy oxygen, that is the heavy water used by Rubin and Kamen, it is the non-radioactive O18 heavy isotopes of oxygen। ये non-radioactive substance है, ओके और इसकी वजह से वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बढ़ जाएगा, 2 से बढ़ जाएगा। दैट इज नोन एज द हेवी वाटर। Rubin and Kamen, for giving the experimental support to the Hills reaction, they use the heavy water in the form of O18 as the isotopes of the oxygen and use the chlorella as the experimental organism। Okay, they here this one is the O18 heavy water and perform the photosynthesis। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के बाद उन्होंने देखा जो हेवी वाटर है उस हेवी वाटर का स्प्लिटिंग होकर जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है वो भी हेवी ऑक्सीजन है। वो भी कैसा ऑक्सीजन है? हेवी ऑक्सीजन है। यहाँ पर हेवी आइसोटोप ऑक्सीजन हेवी ऑक्सीजन किसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, किसके लिए? हेवी वाटर के लिए, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। जो यहाँ हेवी ऑक्सीजन रिलीज होगा वो फिर किसकी वजह से होगा? वो इस हेवी वाटर के ऑक्सीजन का होगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। in this way Rubin and Kamen experiment support the हिल्स रिएक्शन। तो बच्चों इसे याद रखना है। तो हम आपको एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, अगर हमें इस ग्लूकोज को स्ट्रेस करना है तो हमें कौन सा पार्ट इस रिएक्टेंट का रेडियो एक्टिवली लेबल देना होगा? कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से कौन सा पार्ट रेडियो एक्टिवली लेबल देना होगा अगर हमें ग्लूकोज को ट्रेस करना है तो? ओके वैसे आगे जाकर हम डार्क रिएक्शन में उसे स्टडी करने वाले हैं, केल्विन रिएक्शन में। ओके तो आंसर हम आपको बता दें, हमें कार्बन को ट्रेस करना है इन कार्बन शुगर, कार्बन कंटेनिंग शुगर, तो रेडियो एक्टिव लेबल्ड कार्बन ही हमें चाहिए। ठीक है, चलिए। सो that is the Rubin and Kamen experiment that practically support the Hill's reaction by using the heavy water। चलिए नेक्स्ट वन एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज द अर्नॉन्स एक्सपेरिमेंट ऑन क्लोरेला। अर्नॉन एक्सपेरिमेंट को हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इसके बारे में आगे जाकर हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ऐसे दो डिफरेंट तरह के लाइट रिएक्शन के पार्ट होते हैं, उसे हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। एंड दे फॉर्म द लाइट रिएक्शन, यही लाइट रिएक्शन फॉर्म करते हैं। यही लाइट रिएक्शन के टू इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड hydrolysis of water। Photophosphorylation means, photo means light, phosphorylation means ATP synthesis। Okay, in the presence of sunlight that ATP synthesis occurring, it is known as photophosphorylation। ये अर्नॉन एक्सपेरिमेंट है।
उसे हमें आगे जाकर डिस्कस करना होगा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। ये लाइट रिएक्शन का पार्ट कहलाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट। और दूसरा पार्ट लाइट रिएक्शन का क्या होता है, दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर टू रिलीज द ऑक्सीजन। ठीक है, सो अब इस फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो NADP होता है, अर्नॉन्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया, he had found that NADP is reduced into NADPH, वो हमें आगे डिस्कस करना है। और ATP सिंथेसिस होता है इस लाइट रिएक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अर्नॉन्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया क्लोरेला का इस्तेमाल करते हुए कि लाइट रिएक्शन में ATP सिंथेसिस होता है, NADPH सिंथेसिस होता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। ओके, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। Is that clear? So, photolysis of water, it releases the H plus ion and electron, and this electron and H plus ion, it is accepted by the natural acceptor of the H plus ion, that is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, that is NADP। सो ये NADP होता है जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के द्वारा जो जो H2O स्प्लिट हुआ है H प्लस इलेक्ट्रॉन और हाफ O2 में, तो इस इलेक्ट्रॉन को और H प्लस आयोन को एक्सेप्ट करने वाला जो नेचुरल NADP होता है, वो इस H प्लस और इलेक्ट्रॉन को लेकर ये रिड्यूस हो जाता है NADP H प्लस H में, दैट इज NADP H2 आप कह सकते हो। ओके, सो इसी को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसी को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, जिसमें ATP सिंथेसिस भी होता है, NADPH सिंथेसिस होता है और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो लाइट रिएक्शन में होती है। ये रिएक्शन खोजने वाले कौन है, अर्नॉन्स। अर्नॉन्स discovered the light reaction of the photosynthesis. It is known as photophosphorylation. The product or the product of this reaction is the reduced NADPH, and that is the NADPH2, then oxygen is evolved, then ATP gets synthesized। तो ये प्रोडक्ट होते हैं अर्नॉन एक्सपेरिमेंट के, दैट इज फोटोफॉस्फोरिलेशन के। आगे जाकर इसकी डिटेल स्टडी होगी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। ठीक है, तो आपको याद रखना है NADPH सिंथेसिस एंड ATP सिंथेसिस, इट इज द अर्नॉन्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, so चलिए, that is the these are the important that is important reaction, formation of ATP and formation of NADPH। चलिए, नेक्स्ट पार्ट होता है नेक्स्ट रिएक्शन, जिसे हम अर्नोल्ड्स रिएक्शन कहते हैं, इमर्सन्स एंड अर्नोल्ड एक्सपेरिमेंट और रिएक्शन। तो इमर्सन्स एंड अर्नोल्ड एक्सपेरिमेंट, साथ ही साथ इमर्सन्स एंड लेविस एक्सपेरिमेंट। तो इमर्सन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया कि देयर आर टू डिफरेंट फोटो सिस्टम वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के समय दो डिफरेंट तरह के फोटो सिस्टम जो है वो वर्क करते हैं। ओके, इन्होंने ये प्रैक्टिकली बताया है। सो नेक्स्ट वन, सो इमर्सन्स एंड अर्नोल्ड एक्सपेरिमेंट। तो देखिए what they had done। Okay, they used the chlorella as their experimental organism. Then on the x-axis, these are x-axis indicate the illumination of different types of the light, then y-axis it indicate the rate of the photosynthesis। आपको बता दे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अगर हमें मेजर करना है तो कौन से पैरामीटर इस्तेमाल किए जाएंगे। पहला पैरामीटर, सबसे सिंपल पैरामीटर होगा, that is the number of evolution of the oxygen, the number of release of the oxygen per unit time। ये per unit time 1 minute हो सकता है, few second हो सकता है, या फिर more than 1 minute भी हो सकता है। that is the first parameter is the number of oxygen evolved, okay, per unit time। second क्या है, that is the amount of the CO2 consumed, यानी CO2 कितना consume हुआ है। third one, the synthesis of the glucose, the amount of glucose synthesized during photosynthesis per unit time। okay, तो इस तरह से हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना यूटिलाइज किया है, ऑक्सीजन कितना रिलीज हुआ है, या फिर ग्लूकोज कितना सिंथेसाइज हुआ है,
तो ये डिफरेंट पैरामीटर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंडिकेट करते हैं। तो इमर्सन अर्नोल्ड इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंडिकेट करने के लिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व पर यूनिट टाइम ये पैरामीटर यहां पर लिया है। देन when the chlorella illuminate in the far red wavelength of the light, okay, far wavelength, far that is the far red का मतलब क्या है? far red wavelength of the light, what does it mean? इसका मतलब क्या होता है? far red wavelength of light, it means the greater than 680 nanometer, okay, means far red के बाद red wavelength, you know that the visible part of the spectrum, it ranges from 370 to 700 nm. Beyond the 700 wavelength of light, that is known as the far red light. So when more than 680 nanometer of light, that is known as the far red light. Okay, red की जो range है 680 ये होती है, then 680 नैनोमीटर होती है। फार रेड के बाद होता है ग्रेटर देन, दैट इज द 680 नैनोमीटर। ओके, सो इमर्सन एंड अर्नोल्ड दे इल्यूमिनेटेड द क्लोरेला प्लांट बाय यूजिंग द फार रेड वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जब इस फार रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्लोरेला पर इल्यूमिनेट किया गया, नो डाउट इट इज द ग्रीन अल्गी इन एक्वेटिक मीडियम, जब इसे इल्यूमिनेट किया गया तब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन स्टार्ट हुई है। ओके, और जब बंद किया तब वो ऑफ भी हो गई है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी मच लेसर in far red light. Then they utilize the red light. Under the illumination of red light, the rate of photosynthesis is get increased somewhat. Rate of photosynthesis it get increased somewhat. Okay, then when combinedly red and far red, it is illuminating to the chlorella, the rate of photosynthesis it tremendously increase by multiple. Okay, in the multiple of, that is the magnification of chlorophyll occurs, means the rate of photosynthesis is very much higher when the chlorella is illuminated combinedly by the red and far red wavelength of the light. तो इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर हम आपको दो इंपॉर्टेंट तरह के कंसेप्ट देने वाले हैं। पहला होता है दैट इज द रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट का मतलब क्या है? when the when the plant illuminating with the far red light greater than the 680 nanometer, the rate of photosynthesis drop or decreases is known as, that is the red drop effect. What is meant by red drop effect? red drop effect क्या होता है बच्चों? यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कहाँ पर ड्रॉप हुई है, कहाँ पर डिक्रीज हुई है? फार रेड में या रेड में या फिर कंबाइन में? बताओ कहाँ? रेड एंड फार रेड कंबाइनली में या फार रेड में या रेड में? फार रेड में। इज दैट क्लियर? सो इसे रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। रेड ड्रॉप इफेक्ट मींस डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आफ्टर इल्यूमिनेटिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर इज नोन एज द रेड ड्रॉप इफेक्ट। जो फोटोसिंथेसिस 680 नैनोमीटर से ग्रेटर वेवलेंथ ऑफ लाइट जब इस्तेमाल की जाती है तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये डिक्रीज होती है, उसे रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। ओके, देन व्हाट इज मीन बाय इनहेंसमेंट इफेक्ट? इनहेंसमेंट इफेक्ट व्हेन रेड एंड फार रेड लाइट, okay, when the wavelength of light 680 nanometer as well as greater than 680 nanometer combinedly illuminating the green plant like the chlorella, then rate of photosynthesis it increases. That is known as the enhancement effect. इसे कहा जाता है enhancement effect. इसे क्या कहा जाता है? enhancement effect कहा जाता है। enhancement means that is the rate of photosynthesis increases, that is known as the enhancement effect. ये कब होता है? when the sum total of when the sum total of red and far red light, if it is combinedly used for photosynthesis, then it is the enhancement effect. इसे याद रखना है, ठीक है? सो रेड ड्रॉप और इनहेंसमेंट, अब ये अर्नोन और इमर्सन्स के एक्सपेरिमेंट के द्वारा यहाँ पर हमें क्लियर कट नजर आता है क्या? कि देर आर टू डिफरेंट फोटो सिस्टम वर्क कंबाइनली।
one photo system it work in the red wavelength of the light, okay, that is the 680 nanometer. Then another one is far red wavelength of the light, that is 700 nanometer. तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होती है, 680 नैनोमीटर होती है, ओके, और फार रेड क्या होती है, ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर, दैट इज 700। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पता चला कि दो डिफरेंट फोटो सिस्टम कंबाइनली वर्क कर रहे हैं इनहेंसमेंट इफेक्ट के लिए, ओके। और ये दो सिस्टम कौन से है, दैट इज द PS first, that is it illuminate or get stimulate in 700 nanometer, and second one is PS second, that get excited in 680 nanometer. So this Emerson's and Arnold experiment, it gives the directly, it indicate that there are the two different photo system, that is photo system first and second combinedly work to increase the rate of photosynthesis. If the 700 or 680 nanometer of wavelength of light, if it is separately illuminating to the plant, then rate of photosynthesis decreases. तो इसे रेड ड्रॉप कहेंगे, इसे इनहेंसमेंट इफेक्ट कहेंगे। तो आपको बात याद रखना है, रेड ड्रॉप क्या होता है, इनहेंसमेंट क्या होता है, ओके। और इमर्सन्स और अर्नोल्ड एक्सपेरिमेंट ये डायरेक्टली यहाँ पर प्रूव करता है, देयर आर टू डिफरेंट photo system work. The one photo system it work at 700, that is the PS second, sorry, PS first, and another photo system it work in the red wavelength, that is 680 nanometer, that is the PS second। तो PS फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड का इंडिकेशन यहीं पर मिल जाता है इमर्सन्स और अर्नोल्ड एक्सपेरिमेंट में। सो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। सो यहाँ पर इमर्सन्स अर्नोल्ड एक्सपेरिमेंट के साथ में यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सारे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम दिस इमर्सन एंड अर्नोल्ड एक्सपेरिमेंट we can conclude that the two different photosystem work in during the photosynthesis, ठीक है। सो ये डिफरेंट अर्ली एक्सपेरिमेंट हमने आज डिस्कस किए हैं। कल लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो होती है उसे हम सेपरेटली स्टडी करेंगे, ओके। तो आपको बता दें, photosystem first it is present in all types of autotroph, but photosystem second it is present only those autotroph that release the oxygen। जो ऑक्सीजन रिलीज करने वाले ऑटोट्रॉप होते हैं उनमें फोटो सिस्टम सेकेंड होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने डिफरेंट अर्ली एक्सपेरिमेंट स्टडी किए, ओके। आगे जाकर हमें डिस्कस करना है डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पिगमेंट, डिफरेंट तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, देन डिफरेंट cycles and the pathways of the dark reaction, C3, C2, C4, CAM pathway और factors affecting on photosynthesis, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमें रुकना होगा। सो लेट अस स्टॉप हियर, आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं।